नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। तो साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के लिए अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसान हित में उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों को देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तोमर से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में लागू की गई योजनाओं का लाभ हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को प्रभावी ढंग से पहुंचा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान हित में हरियाणा सरकार की नीतियों को पूरे देश के लिए आदर्श बताते हुए उन्हें हर संभव सहयोग दिए जाने का विश्वास दिलाया। तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में और उनके लाभ के लिए सजग एवं सतर्क है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार के किसान हित में उठाए जा रहे निर्णयों में वे निरंतर सहयोगी रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की कृषि योग्य बोई गई फसलों का संपर्क डाटा रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी रूप में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खेत की बुआई करने वाले किसानों को प्रभावित हुई फसल का मुआवजा समय पर दिया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय है वो है, कुछ में क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो हमने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों को आ रही तकनीकी कठिनाइयों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की संतुष्टि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समक्ष वे विभिन्न सुझाव रखते हुए समाधान करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी रूप से किसानों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर सरकार प्रयासरत है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की बागवानी फसलों पर भी सरकार का पूरा फोकस है और हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से भी किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर और आवासीय आयुक्त दिल्ली डॉक्टर डी सुरेश सहित केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।
अपने दिल्ली दौरे के दौरान से मनोहर लाल ने केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और प्रदेश के जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पात्र लोगों को जल्द ही 1 लाख आवास मुहैया करवाए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में आए दिन कुछ बड़े और कड़े फैसले लेते रहते हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री से सिफारिश की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए और तमाम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पात्र लोगों को जल्द ही 1 लाख आवास मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिया है और विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए उन्होंने केंद्रीय शहरी एवं आवास मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। हाउसिंग के नाते से हमारे यहाँ हाउसिंग में जो टारगेट्स हमको दिए गए थे उसमें कुछ मात्रा में पूरे हुए, कुछ शेष बचे हुए हैं। उसमें कुछ अड़चनें थी, हमने उल्लेख किया है, तो अड़चनें दूर हुई हैं। अब उसके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया है। जहाँ कठिनाइयां हैं उसको दूर करके हम लगभग 1 लाख से ऊपर मकान जो गरीब जनता को देने की बात है उसको पूरा कर लेंगे। ऐसा एक रास्ता हमारा बना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गुरुग्राम की मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट में पास किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार भी प्रकट किया है और आग्रह किया है कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि RRTS प्रोजेक्ट, जिनमें सराय काले खां से पानीपत, सराय काले खां से शहजादपुर की दोनों लाइनों पर कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से अड़चनें डाली जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है कि सराय काले खां से शहजादपुर वाली लाइन को दिल्ली के न मानने पर एरो सिटी से उस लाइन को चालू किया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाइन चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की लाइन पर दिल्ली को भी 3000 करोड़ रुपए देना है। इस संबंध में भी विचार किया गया है। RRTS की जो 2 लाइन्स हैं, एक सराय काले खां से और शाहजहांपुर वाली लाइन और दूसरी सराय काले खां से पानीपत की लाइन, इन दोनों लाइन्स पर भी काम शुरू होना है। उसकी भी चर्चा हमने की है और उसमें खास करके दिल्ली सरकार की ओर से काफी जो अड़चनें डाली जा रही है, अब उसको कैसे परस्यू किया जाए। और दिल्ली सरकार को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अभी 24 तारीख को शायद डेट लगी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या डायरेक्शन देंगे। फिर भी हमने एक सुझाव दिया है कि जो सराय काले खां से शाहजहांपुर वाली लाइन है, अगर दिल्ली नहीं भी माने तो हम एरो सिटी से उस लाइन को चालू करें ताकि उसमें हरियाणा का जितना पोर्शन है उस पर काम चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की जो लाइन है उस पर भी इसका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ रुपया देना है और वो क्या उसमें अपना रुख लेते हैं उसी के ऊपर ध्यान आगे जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकले, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। फिर जो मेट्रो लाइन्स हैं इसके ऊपर भी और विचार हुआ और खास करके RRTS में अगर कोई कठिनाई आती है तो उसमें मेट्रो के ऊपर भी सोच करके उस लाइन पर हम जल्दी काम शुरू करा सके, ऐसा एक विषय ये ध्यान किया। दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी को मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बरसात भी अप्रत्याशित हुई है और इस बरसात के पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा होने के बाद पहाड़ी राज्यों से बरसाती पानी तेज गति से आने के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि यमुना नदी में पहले दिन 1 लाख क्यूसेक पानी था, लेकिन अगले ही दिन एकदम से 3,70,000 क्यूसेक पानी हो गया। उन्होंने कहा कि जहां तक पानी छोड़ने की बात है तो इस संबंध में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया है कि हथिनी कुंड एक बैराज है, न कि डैम है। उन्होंने कहा कि डैम में पानी रोका जाता है, बैराज में पानी को एक सीमा में थोड़ी मात्रा में रेगुलेट किया जा सकता है। बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक है और उससे ऊपर के पानी को रोकना कठिन है। पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था,
इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जो हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है, उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,17,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़े मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कहना है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इसी तरह अन्य नदियों में भी जलस्तर की मात्रा कम हो गई है। जहां वर्तमान में यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला जिले में काफी राहत आई है, लेकिन कुरुक्षेत्र में थोड़ा पानी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार यमुना के साथ लगते जिले करनाल में पानी कम हो गया है। ऐसे ही सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल में पानी का बहाव अधिक है और संभावना है कि आने वाले 48 घंटों में पानी कम हो जाएगा। देखिए, इस समय पंचकुला जिला, अंबाला जिला, यमुना जिला काफी राहत में आ गया है। पानी थोड़ा सा कुरुक्षेत्र जिला में है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र के बाद आगे घग्गर के साइड में पानी कम होता चला जाएगा, इसलिए वहाँ कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। यमुना में जहाँ तक विषय है उसमें करनाल का पानी काफी कम हो गया, पानीपत में थोड़ा बचा है, बाकी सोनीपत, दिल्ली, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, ये जो स्थान है इन पर पानी का दबाव और एक मुझे लगता है 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे के बाद पानी का फर्क बन जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, आवासीय आयुक्त दिलीप डी सुरेश, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजित बालाजी जोशी सहित केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से वर्ष शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए बड़े कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के हयात रेजेंसी होटल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज G20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के हयात रेजेंसी होटल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांस्कृतिक संध्या में मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत कराया। रात्रि भोज के समय प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की एकता और अखंडता को समर्पित रहे, तो वहीं हरियाणवी लोक नृत्य प्रशंसनीय भी रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में बताया कि हरियाणा प्रदेश आज G20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। वहीं विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा की आतिथ्य सरकार के मोरिद बन गए और प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है वो सराहनीय है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और हरियाणा पुलिस के स्टॉल पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और 2 दिन में विदेशी प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित लोग स्टॉल से जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हरियाणा में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला है, उस दायित्व को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट।
हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है, बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई,
जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल भूजल योजना की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है ए, केंद्र सरकार। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से राजवीर सिंह। राजवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि यमुनानगर से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जिसमें आप ये समझे कि 25% से लेकर 100% तक सब्सिडी वाली ऐसी स्कीमें हैं जिसका किसान फायदा उठा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ तक हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं, जिसमें गेहूं, धान, गन्ना आदि किसान लगाते हैं, उसमें जो इनकम है वो फिक्स हो चुकी है। लेकिन बागवानी के क्षेत्र में हम देखते तो उस इनकम को हम कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सरकार उसमें 25% से लेकर 100% तक विभिन्न योजनाओं पे सब्सिडी दे रही है। और सबसे अहम मैं बात करूं भी, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि किसानों को इस बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे वो सब्जियों के किसान हो, चाहे वो नए बागों वाले किसान हो। तो यदि इसके लिए जो स्कीम की हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये एक इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि किसानों के लिए बहुत ही रामबाण है ये। और जिन किसानों ने इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, तो उनको निसंदेह उसको मुआवजा मिलेगा। और मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी दूंगा इस स्कीम के बारे में यहाँ पे सभी किसान भाइयों को, कि ये जो स्कीम है इसमें 42 फसलें शामिल की गई हैं, जिसमें लगभग सभी सब्जियां हैं, फल हैं और मसाले वाली खेती है। तो 1 एकड़ का जब हम अपना बीमा कराते हैं तो उसमें सब्जियों के लिए 750 रुपये पर एकड़ का प्रीमियम है। और जो फलदार पौधे हैं जैसे आम, अमरूद, उसके लिए जो प्रीमियम है 1 एकड़ का, वो 1000 रुपये प्रति एकड़ है। इसमें तो किसानों को मुआवजा मिल सकता है। सब्जियों के लिए प्रति एकड़ 30,000 रुपये, और जो बागवानी फसलें हैं जिसमें आम, अमरूद, बाग हैं, उसमें 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा किसानों को मिल सकता है। तो मुआवजा बहुत अच्छा है। प्रीमियम की राशि बहुत कम है, जो कि केवल 2.5% है कुल मुआवजे का। तो इसमें कैसे किसान अप्लाई कर सकते हैं? मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे अपनी फसलों का पंजीकरण कराएं। उसके बाद मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के पोर्टल पे जाएं, वहां पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे कराया वो वहां पे उनको दिखेगा। और उसमें से जिस भी किले का, जिस भी खेत का, जिस भी फसल का वो बीमा कराना चाहते हैं, वो वहां पे जाके बीमा करा सकते हैं। और वहीं से उनकी जो प्रीमियम की राशि वो उसी माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो कट जाएगी और उनको एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, जो कि उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करेगी। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जिसके लिए किसानों का ध्यान रखा गया है कि इसमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ये जो बीमा है ये डायरेक्ट किसान के और सरकार के बीच में है। इसमें सरकार ने एक अकाउंट के माध्यम से अपने कुछ राशि खुद जारी की है, जो प्रीमियम से जो राशि आएगी वो उस अकाउंट में जाएगी। और जिन किसान भाइयों का भगवान न करे नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई उस अकाउंट में से की जाएगी।
तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हुआ आज का सवाल लेकर। जैसा कि जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। कृषि अवशेष प्रबंधन योजना किसकी ओर से चलाई जा रही है? ए केंद्र सरकार, बी हरियाणा सरकार, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी दोनों ही। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।